डियर स्टूडेंट, कल हम डिस्कस कर चुके थे सूचक क्या होते हैं। तो सूचक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। सूचक किसी भी विलयन में मिलाने पर वे उसके अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं सूचक के प्रकार। तो बेटा सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो पौधों के भाग में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लिटमस पेपर होता है, लाल पत्ता गोभी होता है, हाइड्रोजनिया का फूल होता, पौधे का फूल होता है, हल्दी होती है। ये सब कैसे होते हैं? प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्राकृतिक तरीके से पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जो होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? जो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल। तीसरा होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब होता है जिनमें गंध पाई जाती है, जैसे हमारी प्याज है, लौंग का तेल है। ये सब कैसे होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। तो देखो नाम से स्पष्ट है सूचक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति के द्वारा से पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजनिया पौधे का फूल, हल्दी आदि। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिनमें गंध पाई जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल आदि। अब इसमें देखें जरा सूचक। ये सूचक जो होते हैं अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं ये बताते हैं। जैसे सपोज करो लिटमस पेपर है। कल मैंने आपको बताया था जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार देखें जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर, वो अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल। और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? नीला। क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? नीला। लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? हरा। हल्दी होती है अम्लीय माध्यम में कोई बदलाव नहीं होता और क्षारीय माध्यम में लाल हो जाती है। हाइड्रोजनिया के फूल का रस जो होता है अम्लीय माध्यम में नीला होता है, जबकि क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी वाइट शर्ट लो, सफ़ेद शर्ट, और उस पर कोई भी सब्जी का हल्दी का दाग लग जाए, सब्जी खाओ गिर जाए, उस सब्जी में हल्दी पड़ती है और वो पीले कलर का हो जाता है। जब उसे धोते हो, साबुन लगाते हो, तो वो लाल कलर में चेंज हो जाता है साबुन लगाते ही। यानी क्षार में कैसा हो गया? वो लाल, हल्दी का दाग। ठीक है, तो हल्दी जो होती है वो प्राकृतिक सूचक होती है और क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाती है? लाल। और जब उसे बहुत ज़्यादा पानी से धो देते हैं तो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, ख़त्म तो नहीं होता लेकिन क्या होता है? हल्का हो जाता है। इसी तरह से दूसरे सूचक होते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जो होते हैं फिनोल्फ्थालीन हुआ और मिथाइल ऑरेंज हुआ। फिनोल्फ्थालीन जो होता है अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल होता है और क्षारीय माध्यम में जो होता है वो पीला होता है। इसमें होता क्या है? एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में कोई भी हमें सैंपल दे दिया, पता नहीं क्या है, ठीक है, उसमें हम 1 ड्रॉप जो होते हैं फिनोल्फ्थालीन की डाल दें और उसे क्षार के साथ जब वो करते हैं, उसे टाइट्रेट करते हैं, तो जब वो क्षारीय माध्यम में होता है तो वो गुलाबी हो जाता है। और यदि अम्लीय माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है? रंगहीन होता है, उसका कोई भी रंग नहीं होता। इसी तरह होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में प्याज है। प्याज को एक कपड़ा लो, एक कपड़ा ले लें सफ़ेद, और उस कपड़े पे पीस लें और प्याज को फेंक दें। प्याज को फेंक दें तो कपड़े में जो होती है वो प्याज की गंध आने लगती है। जब इसमें एसिड डालें, यदि इस पर क्या डालें? एसिड, यानी ये अम्लीय माध्यम में लें तो ये हो जाता है तीक्ष्ण गंध वाला, गंध और ज़्यादा बढ़ जाती है।
और जब क्षार में मिला दें तो इसकी गंध खत्म हो जाती है, यानी कोई भी गंध नहीं आती। तो प्याज का रस जो होता है अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध वाला होता है और क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं होती। इसी तरह वेनिला वाला होता है। वेनिला में जो होती है गंध जैसी वेनिला पौधे में होती है वैसी ही अम्लीय माध्यम में रहती है और क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं होती। इसी तरह लौंग का तेल है, लौंग के तेल में समान गंध रहती है अम्लीय माध्यम में, जबकि क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं रहती। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होती है, जो गंधीय सूचक होते हैं उनमें क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं रहती अम्लीय, जबकि अम्लीय माध्यम में गंध रहती है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में जो गंध रहती है वो केवल एक जो प्याज का रस होता है, कौन सा होता है, प्याज का रस होता है, उसमें समान होती है, बाद बाकी किसी में समान नहीं होती। सॉरी, प्याज का रस जो होता है उसमें तीक्ष्ण गंध होती है और बाद बाकी सभी में समान रहती है। अब बात आती है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो जो अम्ल होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या करते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जब किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, निकालते हैं। जबकि जो हमारे क्षार होते हैं, क्षार धातु के साथ आल्सो क्रिया करके, क्षार भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो धातु की क्रिया जब किसी अम्ल या क्षार के साथ की जाती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तब क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अम्ल ले लें, कोई HCl ले लिया प्लस Zn, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसी तरह से यदि कोई क्षार ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn, तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बात ये होती है कि हम ये कैसे सिद्ध करें कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो जो गैस निकल रही होती है बुलबुलों के रूप में, उसमें हम जलती हुई एक कैंडल लेके आते हैं और उन्हें बुलबुले पर लगा देते हैं। जब उसे बुलबुले पर लगाते हैं तो वो जो बबल निकलते हैं वो पॉप साउंड के साथ फटते हैं, यानी बहुत तीव्र साउंड के साथ फटते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया। यदि अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ की जाए या धातु बाइकार्बोनेट के साथ की जाए तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्वाइस HCl प्लस Na2CO3 इजिकल टू ट्वाइस NaCl प्लस CO2 प्लस H2। और क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। धातु कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और धातु बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट कैसे करते हैं? भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कैसे पता लगेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जो चूने का पानी होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करते हैं। चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं तो ये कैसा होता है? फिर सफ़ेद हो जाता है, ऐसा सच हो जाता है, यानी कहने का मतलब रंगहीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया। जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया की जाती है तब जो होता है लवण बनता है और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार, एक अम्ल लें और एक क्षार लें, दोनों की जब क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2,
यानी एक अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की क्रिया हुई तब बन गया सोडियम क्लोराइड लवण और प्लस वाटर H2O। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात ये आती है कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया की जाती है तब अम्लीय लवण बनता है। इस चीज़ का सभी ध्यान रखेंगे बच्चे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करेंगे तब अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया करेंगे तब क्षारीय लवण बनेगा। कहने का मतलब जो चीज़ प्रबल होगी वही लवण बनेगा। प्रबल अम्ल की क्रिया कर रहे हैं दुर्बल क्षार से तो अम्लीय लवण बनना है, क्योंकि अम्ल कैसा है? प्रबल है। और जब प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल से कर रहे हैं तब कैसा लवण बनना है? क्षारीय लवण बनना है। क्यों? क्योंकि लवण कैसा, वो जो हमारा क्षार है वो कैसा है? प्रबल। और जल सब में निकलेगा, ठीक है। और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनता है, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की क्रिया करते हैं तो उदासीन बनता है। जब दोनों समान होते हैं, दोनों प्रबल होते हैं, दो समान पहलवान लड़ते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता। दो कमज़ोर व्यक्ति लड़ते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता। जब एक कमज़ोर हो एक ताकतवर हो तो ताकतवर वाला जीत जाता है, ठीक है। तो यही इसमें उदाहरण में है कि जब प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षार होगा तब प्रबल लवण बनेगा, जब दुर्बल अम्ल होगा प्रबल क्षार होगा तब क्षारीय लवण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। जब किसी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करते हैं तब लवण प्लस जल बनता है। यदि कॉपर, जैसे धात्विक ऑक्साइड CuO क्या है? CuO की क्रिया HCl के साथ करें तो CuCl2 प्लस H2 बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाती है तब कॉपर क्लोराइड बनता है और पानी निकलता है, और ये इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। यदि MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करें, HCl के साथ करें, MgO प्लस HCl, तब मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।